नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए रेलवे की साइंस की बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है। आपको किस प्रकार से लगेगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन अभी हमारे आरआरबी ग्रुप डी में 27 नवंबर में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, सबको हम डिटेल से करने वाले हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, अच्छे कमेंट करेंगे और आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है। टेलीग्राम यहाँ से लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये लिंक है, यहाँ से जाके क्लिक करके ये डाल के आप सर्च भी कर लेंगे तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर ये क्लास अच्छी लगती है कमेंट करेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, पूरे क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। और आरआरबी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ उसके भी सभी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के पहले ही क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक पिंड को क्या दिया है? एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि वह 3.0 सेकंड तक गिरता है और जी का मान कितना दिया है? 10 दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका अंतिम वेग कितना होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, आज तक आप यूट्यूब पर ऐसे साइंस नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए कभी भी अगर पिंड ऊपर से गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? यू जो होता है हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा भाई। कभी भी कोई चीज ऊपर से गिराई जाएगी, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा यही गलती होती है। तो यहाँ पर समीकरण का फर्स्ट नियम लगता है तो आपका कौन सा होगा? v बराबर इक्वल होता है u प्लस आपका होता है at। क्या होता है? u प्लस at होता है। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर से वस्तु गिर रही है, तो यहाँ पर हमारा u बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका u इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0। क्या हो जाएगा? u इक्वल 0 हो जाएगा। तो v हमको निकालना, तो मैं यहाँ पर v करूंगा बराबर आपका u कितना है? 0 हो जाएगा प्लस at लिख सकते हैं यार, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ये gt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? हमारा g हो जाएगा, तो gt हो जाएगा। अब देखिए g का मान 10 है, कितना दिया है यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए। g बराबर आपका 10 दिया गया है और समय t बराबर हमारा कितना दिया है? तो t बराबर आपका दिया गया है 3 दिया है। कितना दिया है? 3 सेकंड दिया गया है। अब रख दीजिए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0 से 0 ही रहेगा, 10 से 3 हो जाएगा, तो आपका 30 हो जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मक्खन की तरह समझ में आएगा, बस आप थोड़ा शांति बना के रखिएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? ये 30 मीटर पर सेकंड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? देखिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। देखिए जिनका भी इन शिफ्ट में क्वेश्चन था तो आप अपना मिलाइएगा भी कि आपसे क्या गलती हुई थी और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे। जल की कठोरता कम करना क्या होता है इसका कारण? कि जल से फेन उत्पन्न करना ये होता है। कि तीसरा है जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना, ये होता है। कि कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना, इसका क्या कारण है? ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि इस टॉपिक को क्या दिया है? साबुन की जो मार्जन क्रिया होती है, मार्जन क्रिया में मिसेल जो बनता है, क्या करता है? तो ये कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और उसको हटाना क्या करता है? हटाता है। देखिए कैसे हटाता है? राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। लेकिन क्यों होगा? देखिए जो मिसेल होता है, देखिए साबुन की मार्जिन क्रिया में मिसेल की भूमिका क्या होती है? इसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? इसमें दो सिरे होते हैं। एक होता है जल स्नेही, क्या होता है? एक आपका जल स्नेही होता है और दूसरा होता है जल स्नेही की सतह पर। देखिए दो इसमें चीजें पाई जाएगी। जल विरागी होता है, एक जल स्नेही होता है। तो जल स्नेही जो होता है जल को आकर्षित करता है। क्या करता है? जल को आकर्षित करता है। और जल जो विरागी होता है, दूसरा सिरा जो होगा जल विरागी, देखिए यहाँ पर दिया है ना, ये आपका जल स्नेही है। कौन सा है? जल स्नेही। तो जल को स्नेह मतलब जल को पानी के प्रति आकर्षित रहेगा। और ये वाला जो हिस्सा आपका है, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? जल विरागी होता है। तो जल विरागी ये क्या करता है? पानी से दूर तेल गंदगी के प्रति आकर्षित करता है। क्या करता है? जो तेल गंदगी कपड़े में रहता है उसको आकर्षित करता है। ठीक है, आकर्षण करता है और उसको क्या कर लेता है? एक बॉन्ड बना लेता है और गंदगी को अंदर फंसा लेता है। ठीक है, फंसा लेता है। अब देखो मिसेल गठन और गंदगी को क्या कर लेता है? फंसा लेता है। वही मैं बता रहा हूँ ना, क्या कर लेगा? इसको फंसा लेता है। यही दिया है ना, पानी में साबुन और गंदा कपड़ा मिसेल गठन बना लेता है, गंदगी फंस जाती है। अब जिससे फंस जाएगी तो क्या होगा? जब गंदे कपड़े से गंदगी हटाना, इसका क्या हो जाएगा? तो मिसेल कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसा कर पानी में ले जाने से जिससे वह हट जाता है। क्या हो जाता है? हट जाता है। देखिए प्रोसेस क्या है कि मिसेल, देखिए मिसेल में दो सिरे होते हैं। एक जल स्नेही होता है। कौन सा होता है? जल स्नेही, जो जल को आकर्षित करेगा। दूसरा सिरा होता है जिसको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, जल विरागी होता है। ये क्या करता है? कभी कभी आता है कि हाइड्रोफोबिक या जल विरागी में कौन सा सिरा, मतलब उसका कार्य क्या है, उसमें क्या करता है? तो ये आपका करता है जो पानी से दूर तेल गंदगी को आकर्षित करता है। इसमें कौन, इस सिरे में क्या होगा? तेल और गंदगी होगा। और पानी की ओर कौन मतलब आकर्षित करेगा? जल स्नेही करेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना, इसका मुख्य कारण है। ठीक है,
बन जाएगा ना, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि लेंस की जो शक्ति को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? इसकी फोकस दूरी को के वर्ग में, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में किया जाता है, कि इसकी फोकस दूरी और अपवर्तन के गुणनफल में की जाती है, कि छवि दूरी और वस्तु के दूरी के अनुपात में किया जाता है। देखिए अगर आपसे बनता होगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी पढ़ा होगा तो उनसे बन जाएगा, क्योंकि इतना टफ नहीं है। देखिए किस प्रकार से, यह देखिए, क्योंकि क्षमता क्या होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर होता है 1/AF। एफ आपका क्या होता है कि आपका फोकस होता है, किसमें होता है? आपका मीटर में होता है। किसमें होता है? मीटर में। तो अगर आपसे फार्मूला अगर बन रहा होगा कि जो क्षमता होती है 1/AF होती है, इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाता। कौन सा होता? बी नंबर हो जाता। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल जो आपका लेंस होता है, क्या होता है? अवतल लेंस होता है। लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस में जो आपकी क्षमता होगी पी जो होता है, क्या होगा? तो ये आपका अवतल लेंस हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। इसको आप याद रखिएगा, क्या होता है? निगेटिव होता है। और यहीं पर अगर उत्तल आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर उत्तल हो जाएगा। ये आपका उत्तल जब हो जाएगा तो उत्तल लेंस में आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा? ये आपका ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों से कंफ्यूजन होता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में गलती होती है। साथ साथ देखिए पी की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर। आप याद रखिएगा, जो क्षमता की इकाई क्या होती है? तो क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। तो इसकी इकाई क्या होगी? तो डायोप्टर होगी। इसको लिख लीजिए, डायोप्टर होती है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? पी नंबर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? ठीक है, किया गया कार्य केवल धनात्मक ही होता है क्या? किया गया कार्य क्या धनात्मक होता है? चलिए अभी देखते हैं, बात करते हैं। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है क्या? किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है क्या? कि किया गया कार्य बल का विस्थापन पर निर्भर नहीं करता। देखिए अगर आपसे बनता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं इसको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, किया गया कार्य एफ बराबर आपका क्या होता है? आपका कार्य जो होता है एफ नहीं होता, रुक जाइए एक सेकंड, ये आपका क्या होता है? डब्ल्यू बराबर आपका होगा, ये आपका क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो किया गया क्या लगने वाला बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। हाँ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस भी होती है। क्या होती है? माइनस होती है। तो अगर आप इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका देखिए दिया ना, किया गया कार्य बल की दिशा पर डिपेंड करेगा, धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आपका ए वाला भी ऑप्शन कट जाएगा और ए वाला भी ऑप्शन कट जाएगा और ए वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें देखिए कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है? कॉस थीटा अगर 90 डिग्री रहता है तो जीरो हो जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि किया गया कार्य जीरो कब होता है, शून्य कब होता है? तो कार्य तभी शून्य होता है जब आपके द्वारा लगाया गया बल और विस्थापन की दिशा क्या हो? 90 डिग्री का एंगल बने। अभी चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए कार्य के प्रकार, कार्य कितने प्रकार का होता है? लगभग 3 प्रकार का कार्य आपका होता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कार्य हमारा कितने प्रकार का होता है? तो आपका 3 प्रकार का होता है। एक धनात्मक कार्य होता है। क्या होता है? एक धनात्मक कार्य होता है, एक ऋणात्मक होता है और एक आपका शून्य होता है। ठीक है, अब देखिए धनात्मक कार्य क्या होता है? धनात्मक कार्य आपका वो कार्य होता है अगर आपने बल लगाया और बल की दिशा में ही विस्थापन हो गया। जैसे देखिए ये आदमी है, आदमी क्या कर रहा है? इस रस्सी को खींच रहा है। क्या कर रहा है? रस्सी को खींच रहा है और इसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? इधर ही हो रहा है। तो ये किया गया कार्य बल और विस्थापन की दिशा एक ही है। तो ये हमारा कार्य मतलब डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका डब्ल्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर आपका ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर आपका पॉजिटिव होगा फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो ऋणात्मक कार्य होता है कब होता है? तो ये बल की विस्थापन की दिशा विपरीत होती है। कैसे होती है विपरीत? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कभी भी अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो घर्षण बल जो होता है इसका विस्थापन विपरीत दिशा में अगर हो रहा है, क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर कार्य आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा? कार्य ऋणात्मक होगा। या ये समझिए कि यहाँ पर एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर
अगर 90 डिग्री से हमारा ज़्यादा एंगल बन रहा है तो कार्य आपका ऋणात्मक होगा। यहाँ ये 90 डिग्री से एंगल कम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा आपका ये हो जाएगा कार्य धनात्मक। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य शून्य कब होता है। तो कार्य शून्य तभी होता है जब कोई कुली है, जैसे देखिए उदाहरण में समझिए, कोई कुली है, जैसे देखिए यहाँ पर कोई आदमी है, कोई सामान लिया हुआ है, सामान लिया है, तो इसका फोर्स कैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये लगा है ना, और ये चल कैसे रहा है, इधर चल रहा है। देखिए इसका डायरेक्शन दिया है, इधर ये चल रहा है, चल इधर रहा है, और इसका बल किधर लग रहा है, ये ऊपर की तरफ बल लग रहा है, ऊपर की तरफ सामान लिया हुआ है। तो इनके बीच में एंगल का इतना बनेगा, तो एंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ऐसा देखिए एंगल बन रहा है। तो एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि जो कुली होता है रेलवे स्टेशन में सामान उठाता है, तो अगर सामान सर पे उठाया और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए वो चला कितना 10 से 5 मिनट चलता है, तो कार्य क्या होगा, तो कार्य ऑलरेडी 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से तीनों कार्य आपको पता चल गए होंगे। कार्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनसे न्यूमेरिकल भी आता है, तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में के लिए नहीं किया जाता, किसका उपयोग नहीं किया जाता। देखिए पहला ऑप्शन है विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इससे, दूसरा है किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत से, कि तीसरा है विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत से, कि चौथा है विलयन का आयतन प्रतिशत से। देखिए जो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किसका किसका यूज किया जाता है, तो अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े हैं तो आपसे बन जाना चाहिए किसका किसका यूज किया जाता है। देखिए तो इसको यहाँ से पहले देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्यों ये आपका राइट दिया, क्योंकि बिलियन का जो सांद्रता होता है यह बिलियन के द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत निकाला जाता है, लेकिन इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ये हमारा सही दिया है, इसलिए नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। किसी बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत भी निकालते हैं, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसमें बिलियन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है, तो आयतन द्रव्यमान प्रतिशत नहीं निकाला जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाला जाता है। देखिए पहला दिया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाला जाता है, लेकिन आयतन द्रव्यमान प्रतिशत नहीं निकाला जाता, तो वह नहीं ही पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिलियन का आयतन प्रतिशत भी निकाला जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं पूछ रहा है, तो दोनों तीनों गलत हो जाएंगे, ये वाला सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको डायग्राम के माध्यम से कुछ हम ऐसा समझाएंगे कि एक बार समझ जाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उड़ा देंगे। देखिए जो अस्थमा मतलब क्या होती है, खांसी। ठीक है, अब ये क्या श्वसन नली को प्रभावित करता है, कि डायफ्राम को करता है, कि ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को करता है, कि एल्वियोली को करता है, किसको करता है। तो अच्छे से अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसको करता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए अगर आप लोगों से बन रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग पेपर में अगर दिए होंगे तो क्या लगा के आए हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा कि किसको, तो ये ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को किसको करता है, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को प्रभावित करता है। अब देखिए समझिए कैसे करता है। देखिए जो हमारा ये फेफड़ा दिया गया है, जैसे देखिए ये देखिए जब लक्षण सहज श्वसन कोई सूजन नहीं रहता है, तो ये नॉर्मल जब हमारा फेफड़ा रहता है, जब स्पष्ट वायु जाती है मतलब एकदम शुद्ध वायु जाती है, तो मुक्त वायु की अवस्था में ऐसा रहता है हमारा फेफड़ा। और यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये देखिए तो यहाँ पर हमारा दिया है ब्रोंची और ब्रोंकियोल्स, कहाँ पर है, ये आपका रहता है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, छोटे छोटे इसी भाग को यहाँ पर निकाल दिया है। ये जब नॉर्मल अवस्था में रहता है, मतलब आपका कोई भी संक्रमण नहीं है, कोई भी आपको जैसे अस्थमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपका ये नॉर्मल अवस्था में रहेगा। देखिए ये पूरा दिया है ना, इसमें यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये हेल्दी है, मतलब अच्छा है और क्लीन है, सब हर चीज़ अच्छा है इसमें। तो ये आपका कौन सा कंडीशन है, जब वो अच्छा रहेगा तब कंडीशन है। लेकिन जब वो प्रभावित हो जाएगा, तो जब प्रभावित होगा, देखिए इसके मुख्य प्रभावित अंग कौन सा होता है, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स होता है। क्यों होता है, देखिए इसमें अगर दमा और अस्थमा जब हो जाता है तो इसकी वायु नली जो है, ये आपकी कौन सी है, वायु नली है, इसमें सूजन आ जाता है। क्या हो जाता है, सूजन। देखिए सूजन और अतिरिक्त बलगम आ जाता है। क्या हो जाता है, इसमें अतिरिक्त बलगम मतलब समझते हो ना, इसमें जब जुकाम हो जाता है तो अतिरिक्त बलगम आ जाता है, संकुचित चिकनी मांसपेशियां हो जाती है, क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है कि जैसे इसमें मांसपेशी में सूजन आ जाएगा, ये सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, तो आपका किसमें प्रभाव पड़ेगा, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में पड़ता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है किसमें होगा, तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स होने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी आप याद रख सकते हैं, श्वसन क्रिया में
सबसे ज्यादा आदान प्रदान किसका कौन करता है? तो श्वसन क्रिया में कौन होता है? एल्वियोली का होता है। किसमें? श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है? श्वसन क्रिया जो है का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो एल्वियोली में होता है साथ साथ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कहाँ पर होगा? एल्वियोली में होगा। और ये भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो एल्वियोली होती है। ठीक है, कि कौन सी होती है? एल्वियोली होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए जानते हुए भी बच्चे गलती करके आए हैं। मैंने इसको पढ़ाया हुआ था फिर भी गलती करके आए हैं। देखिए इसमें सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, सोना होगा, लोहा होगा। बहुत से लोग जानते हैं, राइट आंसर लगा दिए होंगे पोटेशियम। गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना समझिए कि पढ़ के पूरा देखिए क्या दिया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में क्या दिया है? तो यहाँ पर अगर आप समझेंगे ना तो ये मध्य दिया है। क्या दिया है? मध्य में, ना कि वो पूछ रहा है सबसे टॉप पर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। इसमें हमारा मध्य में कौन होता है? लोहा होता है। कौन सा होता है? लोहा होता है मध्य में। तो राइट आंसर लोहा होगा। ठीक है, जो भी लगा के आए होंगे उनका गलत होगा। अब देखिए इसमें से अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम होता है। सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर आपका सोडियम है, फिर आपका कैल्शियम है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से क्रियाशीलता आपकी दी गई है। कौन सी? इस प्रकार से। और मीडियम जो होता है मध्य में, तो मध्य में आपका लोहा आता है। कौन सा आता है? लोहा आपका मध्य में आता है। सबसे कम होता है सोना और चांदी। सबसे कम कौन सा है? सोना। यहाँ नीचे दिया है सोना सबसे कम क्रियाशील होता है। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय वाले कौन कौन से हैं? तो ये सब दिए गए। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय कौन कौन से? देखिए डायग्राम में दिया गया तो आप याद रख सकते हैं। लेड भी है, आयरन भी है। और मध्य में कौन कौन आता है? तो जिंक आता है, लोहा आता है और पीबी आता है, मतलब लेड आता है। तो ये आपके मध्य वाले हैं। कौन से हैं? मध्य में है। इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट करता है, पूछने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए अगर कभी पूछे कि हाइड्रोजन से अधिक सक्रियता वाले कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे दिया तो इसको आप याद रखेंगे तो भी बन जाएगा। हाइड्रोजन से कम वाले कौन से हैं? तो कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना है। ठीक है, सबसे कम कौन है? सोना है। सबसे अधिक पोटेशियम है। और मध्य में कौन से हैं? तो मध्य में लोहा है। और लोहा अगर ऑप्शन में नहीं तो जिंक और लेड भी दे सकता है। तो जिंक और लेड है, मतलब कितने हैं? ये 3 ठो मध्य में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रख दी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? देखिए आप लोग देखे होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं या जहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी रहती है कि वहाँ पर जाके लेंस लगाते हैं या कोई कांच लगा देते हैं जिससे उनको बड़ा प्रतीत होता है। दिखता क्या है? बड़ा, मतलब उभरा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती हैं एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो परिवर्तित हो जाती हैं। सरल से अगर विरल में जाती हैं, क्या होंगी? सरल से अगर विरल, मतलब सघन से अगर विरल में जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? अभिलंब से दूर हो जाती हैं। और जब वो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सभी से बना होगा। क्यों बना होगा? क्योंकि देखिए पट्टी और अक्षर उभरे हुए क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि उभरे हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? आपका परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है क्योंकि नीचे का कुछ भी है सघन है, ऊपर का विरल है, तो इसलिए वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डॉट डॉट प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया है? जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डॉट डॉट प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? मुकुलन द्वारा, खंडीभवन के द्वारा, परागण द्वारा या बीजाणु निर्माण द्वारा? किसके द्वारा? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। किसके द्वारा होता है? तो ये खंडीभवन के द्वारा क्या करते हैं? अपनी वृद्धि को गुणित करते हैं। अब खंडीभवन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो शैवाल होता है, शैवाल का कोई भी हिस्सा अगर टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो वो नया बन जाता है। मतलब कई जगह से टूट जाएंगे, वो अलग अलग बन के और अलग अलग नया बन जाएगा, शैवाल बन जाएगा। ठीक है, इसी को खंडीभवन कहते हैं। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन बोला जाएगा क्योंकि अलग अलग भाग से टूट जाएंगे और अलग अलग मतलब शैवाल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? कोई कमेंट करके बताइए। तो आपका एक जो मुकुलन दिया है हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? तो हाइड्रा में आपका मुकुलन जैसा प्रजनन पाया जाता है। किसमें? बडिंग किसमें पाया जाएगा? तो हाइड्रा में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? तो मुकुलन पाया जाता है, मतलब बडिंग पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब जिंक की छड़ को जली कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? ठीक है, अब देखिए अभी हमने सक्रियता पढ़ाया,
कि जिंक की ज़्यादा होती है कि कॉपर सल्फेट की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए जो जिंक होता है, जिंक में जिंक की क्षमता कॉपर से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? कॉपर से ज़्यादा होती है। तो जिंक क्या करता है? कॉपर को रिप्लेस कर देता है। देखिए जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो तो क्या करेगा भाई, जो ज़्यादा बलवान होगा वो दूसरे को दबा कर रखता है कि नहीं रखता है, दुनिया का रीत ही है। हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में क्या करते हैं, जो ज़्यादा बलवान है वो छोटे लोगों को दबाता है। तो वही जिंक ज़्यादा शक्तिशाली है, तो कॉपर को क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करता है तो क्या करता है, देखिए कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कोई नहीं होगा। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। ये होगा कि विलयन का तापमान गिर जाएगा कि अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नहीं, देखिए ये विलयन का तापमान गिर जाएगा, ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों बी होगा? क्योंकि जिंक जो है कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्या होगा? नीला रंग फीका पड़ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए जिंक जो है इसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? विस्थापन अभिक्रिया होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ये भी पूछ सकता है किस प्रकार की। तो विस्थापन अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती है जो क्या करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे दिया है ये आपका दिया है, और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये आपका दिया है BC, क्या है? BC है। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए A और यहाँ पर दिया है BC, क्या है? BC। तो इससे अब आपका बन जाएगा AB हो जाएगा, क्या हो गया आपका? AC हो गया, और प्लस क्या हो गया? B हो गया। यहाँ पर देखिए जो A की क्षमता थी ये B से ज़्यादा थी। किसकी? B से ज़्यादा थी। तो B को रिप्लेस करके बाहर कर दिया, और C के साथ कौन बैठ गया? A बैठ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, थोड़ा गले में खराबी है, इसकी वजह से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि विभवांतर को मापने की इकाई क्या होती है। सभी से बनना चाहिए। विभवांतर से किसको नापते हैं? विभवांतर को वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में कि वॉट में? देखिए एम्पियर में किसको नापा जाता है? प्रतिरोध को। किसको नापा जाता है? प्रतिरोध को नापा जाता है। ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। इसके बाद वॉट में ना जाए, एम्पियर में किसको? धारा को नापा जाता है, मतलब करंट को नापा जाता है। किसको? करंट को नापा जाता है। ठीक है, विभवांतर को किसमें नापा जाता है? वोल्ट में। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शक्ति को किसमें नापा जाता है? शक्ति को P से डिनोट करते हैं, तो P को मतलब शक्ति को किसमें नापा जाता है? वॉट में। किसमें? वॉट में नापा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन होगा, कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा पोल्ट्री पक्षी है जिसे अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? कॉमन कार्प को, मिल्च को, लेयर को या बॉयलर को? किसको किया जाता है? तो अगर आप लोग जानते होंगे अंडे उत्पादन किससे संबंधित होगा, तो ये लेयर से होगा। किससे संबंधित होगा? लेयर से होगा। लेकिन ब्रॉयलर किससे होगा? तो ये जो ब्रॉयलर होता है ये मांस से होता है। किससे होता है? आपका ये मांस से होता है। तो इसका अगर आपसे पूछे तो मांस होगा। ये आपका अंडे से संबंधित कौन सा होगा? तो अंडे से संबंधित आपका हो जाएगा लेयर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अंडे उत्पादन से संबंधित है, वो अंडे से आपका लेयर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? किसमें किया जाता है? द्विखंडन में, असूत्री विभाजन में, सूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में, किसमें किया जाता है? तो यहाँ पर बहुत से लोग गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है द्विगुणित, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? द्विविखंडन कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया है किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में किया जाता है। मतलब क्या होगा? जैसे देखिए हम लोगों में क्या होता है, 23 जोड़े गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। अब मेल फीमेल 23 जोड़ी गुणसूत्र मिलते हैं, मतलब जोड़े में 23 होते हैं, वैसे 46 होते हैं। तो यहाँ से आधा आधा जाता है। क्या होता है? यहाँ से आधा आधा जाते हैं। टोटल आपके 46 होंगे, तो 23 यहाँ से जाएंगे, 23 यहाँ से, मतलब टोटल आपके 46 जाएंगे। क्या हो जाएगा? 46, मतलब ये टोटल 46 जा रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर ऐसा इसको लिख देते हैं, बहुत से लोगों को गलती हो जाएगी। अगर आप देखेंगे टोटल हमारे 46 हैं। कितने हैं? 46 गुणसूत्र हैं। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 44 क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। 44 प्लस क्या होता है? एक्स और वाई होता है ना। तो ये आपका 44 प्लस कितना होता है? एक्स होता है, फीमेल का, है ना। तो यहाँ से हमारे कितने आते हैं? तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमारे आ जाएंगे, ये आपका यहाँ से बनता है, देखिए ये आपका 22 यहाँ से आएगा। कितना आएगा? 22, और ये भी 22 आएगा। तो ये 22 हुआ, और प्लस क्या होता है? यहाँ से एक्स आया,
अगर यहाँ से x आया और यहाँ से तो x ही आएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से लड़की का जन्म होता है। ठीक है, तो किस प्रकार, क्योंकि ये गुणसूत्र को अगुणित युग में आता है, तो किस प्रकार का होगा, अर्धसूत्री होगा। कैसा होगा, आधा आधा जा रहा है। कैसा जा रहा है, आधा आधा यहाँ से आ रहा है और आधा यहाँ से आ रहा है ना। तो किस प्रकार का होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा। अगर आपसे फार्मूला बनता है तो बन जाएगा। देखिए टी बराबर हमारा क्या होता है, क्योंकि हमको पूछ क्या रहा है कितना समय लगेगा। टी बराबर 1/f होता है। कितना होता है, 1/f। एफ हमारा क्या होता है, आवृत्ति होती है। एफ आपका कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे एफ दिया है 50 हर्ट्ज। कितना है, 50 दिया है। तो यहाँ पर मैं टी बराबर लिखूंगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, 1/, कितना लिखूंगा, ये आपका 50 हो जाएगा। जब इसको मैं भाग दूंगा तो आपका 0 पॉइंट कितना आएगा, 02 सेकंड आ जाएगा। तो कहाँ पर दिया है, देखिए 0.02। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर फार्मूला आपसे बनता है टी बराबर क्या है, 1/af। ठीक है, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ए बनता है तो आप इसको विदिन सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीव प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रजातियों में विविधता, ठीक है, तो कौन सा है, लैंगिक जनन है, स्वपोषी पोषण है, विषमांगी पोषण है, परिवहन है। ठीक है, तो देखिए स्वपोषी पोषण ये हो नहीं सकता, विषम पोषी ये भी नहीं हो सकता, परिवहन ये भी नहीं हो सकता। एक ही है आपका लैंगिक जनन, क्योंकि ये जनन से संबंधित है। विविधता अगर दिया है तो ये लैंगिक जनन से संबंधित है। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो अलग अलग इसमें क्या होते हैं, जैसे इसमें आपका नर और मादा मिलते हैं तो दो अलग अलग होते हैं, नर और मादा आपके अलग अलग होंगे और दोनों का डीएनए अलग अलग होता है। क्या होता है, डीएनए दोनों का अलग अलग होता है। डीएनए जो है दोनों का ये अलग अलग होता है, दोनों का डीएनए अलग अलग होता है और मिलके नए मतलब बच्चे को बच्चा को जन्म देते हैं। तो उसमें अधिक से अधिक विविधता आती है, मतलब अलग से अलग लक्षण आते हैं। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग लोग मिलते हैं, इनके डीएनए दो अलग अलग रहते हैं और इनसे नया प्रजाति आती है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, लैंगिक जनन होने वाला। कौन सा होगा, लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, वह प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता। इसमें से कौन से में ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता। देखिए जिसमें देखिए ऑक्सीजन होता है, तो अगर आप इसको देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो आपका ऐसा कुछ होता है RCOOH ये होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दिया गया है। कीटोन में कुछ इस प्रकार से बनता है, R आपका ऐसा कुछ बनता है ना, CO कुछ ऐसा करके बनता है, R- ऐसा कुछ बनता है। एल्कोहल आपका होता है, ये OH लगा होता है लास्ट में एल्कोहल समूह में। जैसे R लिखिए, जैसे C2H5 और आपका OH, ये आपका एथिल एल्कोहल है। ठीक है, इसके लास्ट में OH लगाते हैं, यहाँ भी ये ऑक्सीजन है। हेलो एल्कीन में, तो हेलो एल्कीन में क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन लगा होता है। क्या लगा होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन लगा होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है विषम परमाणु नहीं होता है, तो नहीं होता तो इसमें मतलब ऑक्सीजन नहीं दिया गया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। तो हेलो एल्केन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी शिफ्ट में पेपर था, तो अगर आप ये लगा के आएंगे तो लगाए होंगे तो ये आपका राइट आंसर रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है ना। कौन सा, किसी यौगिक के तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं। दूसरा, किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को लघु कणों में विभाजित किया जा सकता है। क्या ये सही है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। कि किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। हाँ, जैसे देखिए आपका जैसे H2O दिया है, H2O जैसे जल है, इसमें देखिए हमेशा आप H2O कहीं भी बनाएं, कहीं भी लेके जाएंगे और बनाएंगे तो हमेशा 1:8 में बनेगा। इसका जो परमाणु द्रव्यमान है 1:8 में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें H का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, कितना बनेगा, अगर आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन है 2 होगा, रेशियो करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 हो जाएगा। इनको जब मैं कट करूंगा 2 से, तो एक रेशियो हमारा कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो किसी भी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपातिक में होते हैं, कहीं भी ले जाइए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर। आपको याद रखना है कि अगर समान तत्व हैं तो कहीं भी अगर समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है,
एक वृत्ति गति क्या होती है? अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से चलती है तो उसको क्या बोला जाता है? एक समान वृत्ति गति बोला जाता है। अब देखिए ऑप्शन, अपने मार्ग पर त्वरित होती एक कार, अपने मार्ग पर अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, अगर एक समान चाल होगा तो त्वरण नहीं उत्पन्न होगा। त्वरण होता क्या है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, अगर वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए त्वरित हो रही है तो मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, होगा भी नहीं होगा। दूसरा देखिए, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। तीसरा देख लीजिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद। अब देखिए कोई गेंद अगर आप ऊपर फेंकेंगे पहले उसका बेग ज़्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा बेग, जैसे ऊपर जाएगी लास्ट में उसका बेग 0 हो जाएगा, तो बेग में परिवर्तन होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, तो बेग में परिवर्तन होगा, एक समान कहाँ से होगा? तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए, अपनी पटरी पर क्या दिया है? अपनी पटरी पर गतिमान एक ट्रेन, पटरी पर गतिमान एक ट्रेन, नहीं एक समान वेग उसमें नहीं होगा, क्योंकि पटरी पर अगर ट्रेन चल रही है तो अगर यहाँ पर लिखा होता है एक समान चाल से चल रही है तो अलग बात हो, क्योंकि यहाँ पर उसका चाल परिवर्तन होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सटीक हमारा राइट आंसर ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह नियत चाल से घूर्णन करते पंखे का ब्लेड, अगर पंखे का जो ब्लेड है एक नियत चाल से दिया है ना, देखिए एक नियत चाल से, नियत मतलब एक निश्चित चाल से घूर्णन करता, यहाँ पर अगर निश्चित चाल होता तो हो जाता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? हमारा बी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना तो ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? अब प्रकाश संश्लेषण कौन करता है भाई? हरे पौधे करते हैं, उसमें हरित लवक होता है कि नहीं होता है? आप लोग खुद ही जानते हैं। तो ऑप्शन की ओर जाएंगे, दृढ़ोतक करता है, जाइलम करता है, हरित ऊतक करता है कि आपका पोषवाहक करता है? तो हरित ऊतक करता है। कौन करता है? ये आपका क्लोरो जो फॉर्म होता है उसी में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम तो जटिल ऊतक हैं। ये आपका जाइलम जड़ से जमीन से ले जाता है खनिज और जल, फ्लोएम भोजन पहुंचाने का काम करता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल है कि एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी? अगर आपसे फार्मूला बनता है तो ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे। देखिए शक्ति P बराबर आपका क्या होता है? P बराबर आपका होता है V स्क्वायर, और अपॉन क्या होता है, क्योंकि ये प्रतिरोध है तो आपका R होता है। क्या होता है? R होता है। अब रख दीजिए, P बराबर हमारा होगा, यहाँ पर V कितना दिया है? 220 वॉट दिया है, तो V बराबर 220, तो V का स्क्वायर है 220 और मल्टीप्लाई 220 दो बार कर देंगे, या तो स्क्वायर लगा दीजिए, और अपॉन प्रतिरोध कितना दिया है? 44 ओम है, तो 44 कर दीजिए। ठीक है, इसको जब कट करूंगा 22 से 2 बार, तो 22 से आपका एक बार जाएगा तो 10 आ जाएगा। 22 दो से कट करूंगा, 2 से एक बार और 2 से आपका एक बार, और एक 0 आ जाएगा। तो अगर इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, ये आपका कितना आ गया? 11, है ना? तो P बराबर हमारा कितना होगा? 11 और 2 0 और आ जाएगा, लेकिन किस में आएगा? वॉट में आएगा। किस में आएगा? आपका वॉट में आएगा। 1100 वॉट आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर। फार्मूला बस याद रखिएगा। कौन सा फार्मूला? सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, कौन सा फार्मूला है? तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फार्मूला याद है शक्ति का, तो शक्ति बराबर होता है V स्क्वायर अपान R होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि इसको देख के भी सॉल्व कर सकते थे अगर फार्मूला याद है तो। चलिए आगे चलते हैं। उपग्रह की गति एक समान वृत्ति गति का एक उदाहरण है। किसका है? एक समान गति का उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? त्वरण को शून्य होने से रोक रहा है। त्वरण शून्य कब होगा? अगर वो एक समान चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक समान चाल हो जाएगी, मतलब त्वरण शून्य नहीं होने दे रहा है, मतलब उसमें क्या होगा? कुछ न कुछ तो वेग में परिवर्तन होगा। अब देखिए, वस्तु का द्रव्यमान निरंतर बदलता रहता है, क्या ये होगा? नहीं, वेग से इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा नहीं होगा। कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, अगर यांत्रिक ऊर्जा, उससे क्या मतलब है? ये भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग स्थिर नहीं रहता। ठीक है, कि यहाँ दिया गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहेगी तो उसका वेग परिवर्तन होगा, और वेग परिवर्तन अगर होगा तो त्वरण उसका शून्य होने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि गति की दिशा परिवर्तित हो जाएगी तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब अगर दिशा परिवर्तन हो गया तो दिशा परिवर्तन ही उसको क्या करता है? त्वरण को शून्य होने से रोकता है। त्वरण को शून्य होने से रोकता है। अगर एक गति की दिशा अगर नहीं परिवर्तित होगी तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो जाएगा तो त्वरण हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट के में जला दिया जाता है तो क्या होता है? पीली ज्वाला के साथ जलता है क्या? यह नीली ज्वाला के साथ जलता है कि यह नीली ज्वाला और काले धुएं के साथ जलता है कि यह पीली ज्वाला और काले कजली निक्षेप के साथ जलता है? किसके साथ जलता है? ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए अगर जिससे बन रहा है तो किसके साथ जलता है। देखिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप क्या करिए, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें, क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जो दिया गया आपका नेफ्थलीन जो है यह क्या है कि आपका नेफ्थलीन जो है एक प्रकार का असंतृप्त क्या है, ये असंतृप्त कार्बन है। संतृप्त क्या है? असंतृप्त कार्बन है। और ये असंतृप्त कार्बन है तो क्या होगा, ये पूरी तरह से मतलब ये ज्वलनशील नहीं होता। संतृप्त कार्बन होता है, असंतृप्त होता है, दो कार्बन होते हैं। संतृप्त कार्बन वो होता है जिनमें सिंगल बॉन्ड हो। असंतृप्त कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये जटिल होते हैं और ये जलते नहीं हैं, पूरी तरह से दहन इनका नहीं होता है। अब ये पूरी तरह से दहन नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब एक गए वो छोड़ेंगे, मतलब कलर छोड़ते हैं। तो कलर छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये जलता है तो काला रंग छोड़ता है, कजली जैसा काला रंग छोड़ता है। तो ये नीली ज्वाला और काले धुएं छोड़ते हैं कि ये पीली ज्वाला। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या छोड़ेगा, ये पीली ज्वाला के साथ एक काले कजली निक्षेप के साथ जलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा काले कजली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, नेफ्थलीन जो होता है क्या करता है, ये असंतृप्त कार्बन है। क्या है? असंतृप्त कार्बन है। असंतृप्त कार्बन कैसा होता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये क्या है, पूरी तरह से दहन नहीं होते क्योंकि ये जटिल होते हैं। संतृप्त कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, पूरी तरह से दहन हो जाते हैं, तो वो कलर नहीं छोड़ते हैं। असंतृप्त कार्बन जो है कलर छोड़ता है, और ये कलर छोड़ता है कैसा, काला कजली जैसा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? डीएनए होना क्यों महत्वपूर्ण है? श्वसन के लिए। डीएनए का श्वसन से कोई रिलेटेड है? नहीं, आपका गलत हो जाएगा। आज तक आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा कि डीएनए से कोई संबंध है, मतलब श्वसन का। ठीक है, पाचन के लिए। क्या पाचन के लिए? नहीं। रुधिर परिसंचरण के लिए? नहीं। लक्षणों की वंशागति के लिए। डीएनए करता क्या है भाई, माता पिता के जो लक्षण है वो बच्चे में जाते हैं, किसके कारण? डीएनए के कारण। एक ही ऑप्शन है, इसको आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा लक्षणों की वंशागति के लिए। किसके लिए? लक्षणों की वंशागति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए डीएनए प्रतिकृति का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा किसका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली जो संवर्धन है शब्द का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? जिससे बनता होगा, बहुत अच्छा है। देखिए, समुद्र में मछली पकड़ना, ठीक है, मछलियों को पालना, कि नदी में मछली पकड़ना, केवल जाल का उपयोग करना। क्या होगा? अब मछली संवर्धन दिया गया है, क्या है, कल्चर फिश का दिया है। तो मछली संवर्धन में मछली को पाला जाता है, कृत्रिम रूप से मछली को पाला जाता है, न कि समुद्र से मछली पकड़ना, न कि नदियों से मछली पकड़ना, न कि जाल का उपयोग करना। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कौन सा दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी। कौन सा होगा? मछलियों का पालन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये वाला गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है मछली संवर्धन, तो ये गलत हो जाएगा। ए भी गलत है और ए भी गलत है, तो ए नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान किसके कारण होता है? जो उसका आंशिक परमाणु द्रव्यमान है जो आपका 35.5 होता है, ये किस कारण से होता है? इसके यौगिक प्रकृति के कारण होता है, कि प्रायोगिक त्रुटि के कारण, आयनों की उपस्थिति के कारण, कि समस्थानों की उपस्थिति के कारण? क्यों होता है? तो इसके उपस्थित जो इसमें समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक के कारण होता है। इसका जो क्लोरीन जो है इसका आंशिक परमाणु द्रव्यमान क्यों होता है? तो इसके समस्थानिकों के कारण होता है। किसके? समस्थानिकों के कारण होता है। तो आप बताइएगा कि क्लोरीन के कौन कौन से समस्थानिक हैं, उनका परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लगे होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर आपको इसी प्रकार पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं, जितने भी अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जामों के क्वेश्चन को और बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, आपको सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नए रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।